हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 15 और 16 की। महाकुंभ 2025 अदानी समूह की सेवा और समर्पण से पेश की मिसाल। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में अदानी समूह ने सेवा और समर्पण का अनूठा उदाहरण पेश किया है। समूह ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और धार्मिक अनुष्ठानों को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं, जो सनातन धर्म के आदर्शों और मूल्यों को विश्व स्तर पर पहुंचाने का प्रयास है। महाकुंभ के सेक्टर 19 में अदानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर 40 स्थानों पर महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए मुफ्त गोल्फ कोर्ट सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को त्रिवेणी स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने में आसानी हो रही है। समूह के चेयरमैन गौतम अदानी की प्रेरणा से सेवा ही परमात्मा है के सिद्धांत पर चलते हुए श्रद्धालुओं के बीच गीता सार की 5 लाख प्रतियां और आरती संग्रह की पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। AQI 396 के पार, ग्रैप का चौथा चरण लागू। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचांक 396 दर्ज किया गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह 4 पर चला गया। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली NCR में सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्य रोक दिए गए हैं। वहीं पुराने डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। BS4 और उससे कम मानकों वाले माध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रबंध से छूट दी गई है। स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे। शिमला में आर्मी डे पर सेना प्रशिक्षण कमांड की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। शिमला में सेना प्रशिक्षण कमांड द्वारा आयोजित आर्मी प्रदर्शनी ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को खासा आकर्षित किया है। आर्मी डे के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय सेना के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना और सेना व जनता के बीच संबंध मजबूत करना है। आज बुधवार को शिमला में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मेजर जनरल विवेक वेंकटरमण ने किया। उन्होंने कहा, यह प्रदर्शनी मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक मंच भी है। यहाँ लोग सेना की विभिन्न शाखाओं और उनकी भूमिकाओं को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने नवी मुंबई में एक नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 2.5 एकड़ क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाया गया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंदिर के उद्घाटन के बाद PM मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। PM मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज ज्ञान और भक्ति की इस महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अभी देख रहा था कि श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मुझे विश्वास है कि यह आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों, सदस्यों और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.84% की वृद्धि दर्ज। केंद्र सरकार ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के दौरान हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.8 की तुलना में 15.84% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की है। आधिकारिक बयान के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 224 के दौरान जोड़ी गई कुल क्षमता
28.64 गीगावाट थी, जो 2023 में जोड़े गए 13.05 गीगावाट की तुलना में 119.46% की महत्वपूर्ण वर्ष वृद्धि को दर्शाती है। सौर और पवन ऊर्जा में 24.54 गीगावाट की वृद्धि। वर्ष 2024 में सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ इस वृद्धि का नेतृत्व करेगी, जो इसकी संचयी स्थापित क्षमता में वर्ष 2023 में 73.32 गीगावाट से वर्ष 2024 में 97.86 गीगावाट तक 33.47% की वृद्धि को दर्शाता है। पवन ऊर्जा ने भी इस विस्तार में योगदान दिया है। वर्ष 2024 में अतिरिक्त 3.42 गीगावाट स्थापित होने से कुल पवन क्षमता बढ़कर 48.16 गीगावाट हो गई, जो 2023 से 7.64% की वृद्धि है। जैव ऊर्जा और लघु जल विद्युत ऊर्जा में 2.2% वृद्धि दर्ज। इसके अतिरिक्त बायो एनर्जी ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसकी स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 10.84 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2024 में 11.35 गीगावाट हो गई है, जो 4.7% की वृद्धि को दर्शाता है। लद्दाख पहली पूर्ण कार्यशाली साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई बनी। शिक्षा मंत्रालय। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में वर्षांत समीक्षा 2024 जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह में 4.8 करोड़ रुपए से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों तथा 28 नवोदय विद्यालय के प्रारंभ को मंजूरी दी। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। भारतीय भाषाओं में 104 प्राइमर्स विकसित और जारी किए गए। राष्ट्रीय मेट्रिक मिशन के ब्रेल संस्करण तथा ऑडियो संस्करण ब्लू बुक जारी किए गए। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में 58.5% सरकारी स्कूलों में रैंप और हैंड्रेल हैं। 31.1% सर्व स्कूलों में CWSN अनुकूल शौचालय हैं। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक APAR ID तैयार और मान्य की गई, जिससे छात्रों की प्रगति पर नज़र रखी जा सके। वही मिशन के साथ मुख्य विषय के अनुरूप देश भर के स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए गए। लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2024 की अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, लद्दाख पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जो 24 जून 2024 को लद्दाख द्वारा उल्लास के तहत पूरी तरह से साक्षर है। उल्लास मोबाइल ऐप 29/7/2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान लॉन्च किया गया। अब तक 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 39 लाख से अधिक शिक्षक उल्लास के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। कुल 1,11,03,397 शिक्षार्थी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए तथा अब तक कुल 88,79,654 शिक्षार्थियों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से प्रमाणित साक्षर घोषित किया गया है। आर्मी डे। सेना अध्यक्ष ने पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी ली। पहली बार ऐतिहासिक रूप से नेपाली आर्मी बैंड की टुकड़ी ने भाग लिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में सेना दिवस परेड की सलामी ली। उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि आज हमारा देश नए युग की तहलीज पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। परेड में विभिन्न मार्चिंग बैंडों और हथियारों के जरिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिर लेकिन संवेदनशील हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पश्चिमी सीमा नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम लागू है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश जारी है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक क्षेत्रों में सुरक्षा के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में काफ़ी कमी आई। पिछले साल लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव अमरनाथ यात्रा का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना सुरक्षा स्थिति में सुधार को दर्शाता है। सेना पदक, वीरता और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। थल सेना अध्यक्ष ने आर्मी डे परेड में सेना पदक, वीरता और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। परेड में मैकेनाइज्ड
इन्फेंट्री मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, मिलिट्री पाइप्स एंड ड्रम बैंड, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और एनसीसी के दस्तों ने मार्च करके सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। मार्चिंग दस्तों के माथे पर पसीना और आंखों में अनुभव की चमक दिखाई दी। मार्चिंग दस्तों पर एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने पुष्पों की बारिश करके पूरे माहौल को देशभक्ति के जोश से भर दिया। पहली बार ऐतिहासिक रूप से नेपाली आर्मी बैंड की टुकड़ी ने भाग लिया। सेना दिवस परेड में पहली बार ऐतिहासिक रूप से नेपाली आर्मी बैंड की टुकड़ी ने भाग लिया, जो भारतीय और नेपाली सेना के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती में मील का पत्थर साबित हुई। इस टुकड़ी में 3 महिला सैनिकों सहित 33 सदस्य शामिल रहे, जिसमें ब्रॉस और पाइप बैंड ने अनूठी सांस्कृतिक और संगीत में झलक जोड़ी। नेपाली आर्मी बैंड ने भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने वाली संगीत परंपराओं का मिश्रण पेश किया। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और राजनयिक संबंधों का प्रमाण है। तमिलनाडु में मनाया गया त्रिवुल्लर दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद। तमिलनाडु में आज बुधवार को त्रिवुल्लर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवुल्लर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुवुल्लर दिवस पर महानतम दार्शनिकों और कवियों में से एक तिरुवुल्लर को याद करते हैं। उनके छंद तमिल, संस्कृत और हमारी दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं धार्मिकता, करुणा और न्याय पर आधारित हैं। उनकी रचना तिरुकुल जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रतिबद्ध हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तिरुवुल्लर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, तिरुवुल्लर ने नैतिकता, सामाजिक और व्यवस्था न्याय के और अमूल्य विचार दिए। उनकी रचना तिरुकुल जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए मार्गदर्शक है। के सिद्धांतों पर चलते हुए न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के निर्माण का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने नौसेना के अग्रिम 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवादी की भावना से करता है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी का जल अवतरण किया। यह पहली बार है कि एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस क्रम में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस भाग्यशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है। रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की कोशिशें होंगी मजबूत। उन्होंने कहा, 3 अग्रणी नौसैनिक जहाज़ों के शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की हमारी कोशिशें मजबूत होंगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी सोच को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 अग्रणी नौसैनिक जहाज़ों का शामिल होना एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के निर्माण के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, 2 उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का किया उद्घाटन। और ये कितना दूर है? 500 मीटर दूर है। कहाँ से? दिल्ली में जो भाजपा का मुख्यालय है वहाँ से। 77वां थल सेना दिवस, पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन। रक्षा मंत्री ने कहा, हर भारतीय सेना का आभारी। देश का आज 77वां थल सेना दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस अवसर पर उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम गौरव गाथा कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहली बार पुणे में सेना पुलिस कोर और महाराष्ट्र एनसीसी की महिला टुकड़ी के साथ थल सेना परेड का आयोजन किया जा रहा है। परेड में भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त हथियार और उपकरणों को भी प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर भारतीय सेना का आभारी। सेना दिवस के अवसर पर मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना दिवस 2025 पर हमारे वीर भारतीय सेना कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। आज़ाद भारत में थल सेना ने लड़े युद्ध। कश्मीर युद्ध 1947, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999।
महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग से प्रयागराज में महाकुंभ में तकनीकी सहायता की पेशकश की है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका उपयोग कर सकते हैं। भाषण का लक्ष्य प्रश्नों और नेविगेशन के लिए बहुभाषी समाधान के साथ महाकुंभ 2025 में आगंतुकों के अनुभव को और बेहतर बनाना है। लोगों को भाषाओं के समझने के लिए सहायता की आवश्यकता। मंत्रालय के अनुसार महाकुंभ के साथ साथ विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन की कन्वर्स वार्तालाप सुविधा श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजनों में यूपी पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन इकाई के साथ सहज संचार की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भाषणी ऐप के साथ मिलकर फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे वो ऐप में मौजूद वार्तालाप सुविधा का उपयोग करके भाषा को समझने संबंधी मदद मांगने वाले परेशान श्रद्धालुओं की शिकायत को समझें। भाषा अनुवाद इकोसिस्टम डिजिटल खोया और पाया समाधान। भाषणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्टम डिजिटल खोया और पाया समाधान के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में भाग लेने वाले की इस तरह मदद करेगा। बहुभाषी समर्थन, स्थानीय भाषाओं में मौखिक रूप से खोई पाई गई वस्तुओं को पंजीकृत करें, आसान संचार के लिए वास्तविक समय पाठ ध्वनि अनुवाद, चैटबॉट सहायता, प्रश्नों और कियोस्क नेविगेशन के लिए बहुभाषी चैटबॉट, मोबाइल ऐप और कियोस्क एकीकरण, दिशा निर्देशों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, पुलिस सहयोग, अधिकारियों के साथ निर्बाध संचार सक्षम करें। प्रधानमंत्री आज मुंबई में 2 युद्धपोत 1 पनडुब्बी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी, पनडुब्बी INS वागशीर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी 15 जनवरी को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वह सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में अग्रणी युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी, पनडुब्बी INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वो अपराह्न यानी कि दोपहर करीब 3:30 बजे नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। जोधपुर जाल वेटलैंड पर पहली बार दिखे प्रवासी पक्षी रोजी पेलिकन के 2 समूह। मथुरा के जोधपुर झाल वेटलैंड पर पहली बार प्रवासी पक्षियों की एक दुर्लभ प्रजाति रोजी पेलिकन ग्रेट व्हाइट पेलिकन देखी गई। इन पक्षियों के 2 समूह कुल 38 की संख्या में वेटलैंड पर पहुंचे। इनकी उपस्थिति ने इस क्षेत्र को और आकर्षक बना दिया है। इससे उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद के संरक्षण प्रयासों को बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चढ़ने के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने किया पंजीकरण। आवेदन का आखिरी मौका है आज। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हरित बोर्ड का उद्घाटन किया। 5 साल में 2 गुना उत्पादन करने का लक्ष्य। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले 5 साल में हल्दी का उत्पादन 2 गुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही हल्दी के निर्यात को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर तलाशने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त करने की जानकारी दी। पल्ले गंगा रेड्डी क्या है? पहले हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निज़ामाबाद में स्थापित किया गया। उन्होंने इसे एक शुभ दिन बताते हुए कहा कि यह बोर्ड के हल्दी किसानों के लिए जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और हल्दी को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्दी बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्य में हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हल्दी उत्पादन के लिए खास क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा, इन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का सफलतापूर्वक समापन। 31 दिसंबर भारत और नेपाल की सेना के बीच 31 दिसंबर से चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 13 जनवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें 668 सैन्यकर्मियों ने अभ्यास में हिस्सा लिया था। दोनों देशों के 668
सैन्य कर्मियों ने अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें नेपाली टोली का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कटवाल ने, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व कर्नल जपेंद्र पाल सिंह ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल केसी ने अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य टीम द्वारा प्रदर्शित पेशेवर क्षमता, उच्च स्तर की समर्पण और सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 16.90 लाख करोड़ रुपए हुआ। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच 16.90 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 15.88% का उछाल दर्ज किया गया। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा संकलित किए गए ताज़ा आंकड़ों से मिली है। समीक्षा अवधि के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.94% बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 17.21 लाख करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह पिछले वित्त वर्ष 7.2 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 21.6% बढ़कर 8.74 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 23-24 की इस ही अवधि में 7.10 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.12% बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT संग्रह, जो प्रत्यक्ष कर का एक घटक है, इस अवधि के दौरान 75% बढ़कर 44,500 रुपये करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में यह 25,415 करोड़ रुपए था। PM मोदी ने IMD के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम किया लॉन्च। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को भारतीय मौसम विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम लॉन्च किया है। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि आज हम भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के 150वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, यह हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी यात्रा है। ये सब पूरा इसी बारे में है। ये भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने इसके लिए लॉन्च किया गया है मौसम मिशन। ओडिशा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को देगी 20,000 रुपये मासिक पेंशन। ओडिशा सरकार ने सोमवार को 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार यह पेंशन 26 जुलाई 1975 से 21 मार्च 1977 तक मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या DIR भारत रक्षा नियम या DISIR भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को प्रदान की गई। इसमें कहा गया है कि पेंशन जीवित व्यक्तियों अर्थात 1 जनवरी 2025 तक जीवित थे के पक्ष में स्वीकृत की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों। गृह विभाग ने कहा कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकेंगे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।